धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन का प्रयोग विचारण के दौरान किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा साक्षी का खंडन करने के लिए। अगला सवाल 2 नंबर, सीआरपीसी 1973 धारा 93(1) खंड ग में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा चीजों या दस्तावेजों को। अगला सवाल 3 नंबर, करपालक मजिस्ट्रेट निम्न में से किससे अनधिक अवधि के लिए अभ्यस्त अपराधियों से संव्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष के लिए। अगला सवाल 4 नंबर, सीआरपीसी 1973 के धारा 167 प्रावधान करती है कि अभिरक्षा की न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन, तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिनों की अवधि के दौरान। अगला सवाल 5 नंबर, सीआरपीसी 1973 के किन प्रावधानों अधीन पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना देना अज्ञापक है यदि अपराध अजमानतीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 50 यानी सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 6 नंबर, धारा 41B यानी सेक्शन 41B सीआरपीसी 1973 में किस जजमेंट के आधार पर जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है डीके वसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगला सवाल 7 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दांडिक मामले के अन्वेषण की प्रक्रिया अंतविष्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 में। अगला सवाल 8 नंबर, सीआरपीसी 1973 धारा 272 के तहत हाई कोर्ट के अलावा कौन सा प्राधिकारी है जिसे किसी राज्य में न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। अगला सवाल 9 नंबर, जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपीसी सेक्शन 2A में। अगला सवाल 10 नंबर, सीआरपीसी 1973 धारा 21 यानी सेक्शन 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार के, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग वो नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल 11 नंबर, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 12 नंबर, सीआरपीसी 1973 धारा 159 यानी सेक्शन 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। अगला सवाल, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपीसी सेक्शन 19। अगला सवाल 14 नंबर, सीआरपीसी में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 260 यानी धारा 216 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 15 नंबर, अन्वेषण के दौरान तलाशी वारंट के बिना की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्वेषण अधिकारी के द्वारा भी अन्वेषण के दौरान तलाशी वारंट के बिना भी तलाशी लिया जा सकता है। अगला सवाल 16 नंबर, सीआरपीसी 1973 धारा 209 सेक्शन 209 के अधीन सुपुर्दगी की कार्रवाई। तो इसका सही उत्तर होगा विचारण की प्रकृति में। अगला सवाल 17 नंबर, सीआरपीसी 1973 संज्ञेय मामले यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस को, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है और दूसरा है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध का अन्वेषण करने का अधिकार है। अगला सवाल 18 नंबर, पीछा करना द्वितीय और पश्चातवर्तीय दो सीढ़ी पर अपराध है। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञेय और अजमानती। अगला सवाल 19 नंबर, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा या तो 1 या 2 के द्वारा। तो पुलिस अधिकारी भी दे सकता है या न्यायालय भी दे सकता है। अगला सवाल 20 नंबर, उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई उपस्थिति पर संपत्ति या विक्रय आगम का दावा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष के भीतर। अगला सवाल 21 नंबर, प्रश्न क्या कथन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किया गया था है? इसका सही उत्तर होगा तथ्य का प्रश्न। अगला सवाल 22 नंबर, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई के स्थगन के लिए सीआरपी सेक्शन 173(2) के अधीन अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है, वहाँ मजिस्ट्रेट इसमें से कोई सीआरपी सेक्शन 173(2) के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर फाइनल रिपोर्ट जब पेश करता है तो मजिस्ट्रेट उसमें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, यानी दोनों उसके पास पावर है, स्वीकार भी कर सकता है अस्वीकार भी कर, और दोनों परिस्थितियों में वो अन्वेषण यानी जांच का भी आदेश दे सकता है। अगला सवाल 23 नंबर, भरण पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से जिसको वह बकाया होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष। अगला सवाल 24 नंबर, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर होगा
उक्त सभी संघीय और असंघीय मामला आप सीआरपी सेक्शन 2C में देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। जमानतीय और अजमानतीय, इसका डेफिनेशन आप सीआरपीसी सेक्शन 2I में देख सकते हैं। और तीसरा है समन मामले और वारंट मामले। समन मामले का जो डेफिनेशन जो दिया गया है वो 2W में दिया गया है और वारंट मामले का जो डेफिनेशन दिया गया है 2X में दिया गया। अगला सवाल 25 नंबर, संघीय अपराध को परिभाषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपीसी सेक्शन 2C में। अगला सवाल 26 नंबर, असंघीय अपराध को परिभाषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपी सेक्शन 2L में। अगला सवाल 27 नंबर, परिवाद जैसा कि सीआरपी सेक्शन 2D के अधीन वो बंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा या तो लिखित या मौखिक। अगला सवाल 28 नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपी सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती, तो इसका सही उत्तर होगा अभियुक्त को। अगला सवाल, धारा 161 के तहत साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर यह अपराध है, तो इसका सही उत्तर होगा आईपीसी सेक्शन 179। यानी कहने का मतलब है कि 160 का अगर किसी व्यक्ति को नोटिस जाता है और वो व्यक्ति जब पुलिस के समक्ष हाजिर होता है और 161 के अकॉर्डिंग उसका जब प्रश्न उससे पुलिस वाले जब सवाल जवाब करते हैं और उस सवाल का जवाब वो नहीं देता है, तो वह एक अपराध करता है। वो जो अपराध का जो दोषी होगा वो आईपीसी सेक्शन 179 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 31 नंबर, अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 161। जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी। अगला सवाल 32 नंबर, धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जो उल्लंघन में है, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 162(1) में। अगला सवाल 33 नंबर, एफआईआर क्या जानकारी देती है, इसका सही उत्तर होगा एक संघीय अपराध का कारित किया जाना। अगला सवाल 34 नंबर, एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित, तो इसका सही उत्तर होगा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगला सवाल 35 नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। अभी जस्ट पीछे भी सवाल आया था और इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। अगला सवाल 36 नंबर, धारा 59 यानी सेक्शन 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है उपरोक्त सभी, यानी अपने ही बंद पत्र पर, जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत। अगला सवाल 37 नंबर, अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया संस्वीकृति वाला कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वीकार। अगला सवाल 38 नंबर, निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 41। अगला सवाल 39, फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी में, यानी पूरा फैसला सुनाकर भी, दूसरा है पूरा फैसला पढ़कर भी और तीसरा है फैसले के प्रभावी भाग को पढ़कर भी। अगला सवाल 40 नंबर, अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य यानी सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपी सेक्शन 242। अगला सवाल 41, पुलिस धारा 109 और 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए बंधपत्र की मांग किससे कर सकते, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धारा 109 जो है संदिग्ध व्यक्ति से बेल बॉन्ड लेने का प्रावधान है और धारा 110 में जो है अभ्यासिक अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं, जो बार बार जो ऐसा अपराध करते हैं पुलिस के मना करने के बाद भी उस एरिया में बार बार ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, उनसे धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार करें, इसलिए बेल बॉन्ड की पुलिस मांग कर सकती है। और 109 में जो है संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध व्यक्ति उस एरिया में दिखता है तो पुलिस उससे 109 के अकॉर्डिंग बेल बॉन्ड यानी बंधपत्र की मांग कर सकती। अगला सवाल 42 नंबर, धारा 61 सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा समन के बारे में सही है, सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी यह प्रक्रिया का हल्का रूप है, दूसरा यह उपस्थिति के लिए है और तीसरा है यह दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए है। अगला सवाल 43 नंबर, निम्न में से कौन सी धारा पुलिस रिपोर्ट संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 173(2)(I। अगला सवाल 44 नंबर, अग्रिम जमानत से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 438। एंटीसिपेटरी बेल जो है सेक्शन 438 में मिलता है। अगला सवाल 45, बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित धारा है, ये जो दूसरा है सेक्शन 446, इसमें एक ए जुड़ेगा, ये ए इसमें लिखा नहीं गया, आप इसको समझिएगा कि बॉन्ड और जमानत जो रद्द करने का जो प्रावधान जो दिया गया है वो सेक्शन 446A में दिया गया है। अगला सवाल 46 नंबर, धारा 482 के तहत धारा 482 के अंतर्निहित शक्तियों का इनहेरेंट पावर जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाई कोर्ट के द्वारा। अगला सवाल 47 नंबर, कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड
लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। अगला सवाल 48 नंबर, कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकते? तो इसका सही उत्तर होगा सेशन न्यायालय जो है मर्डर केस का विचारण ट्रायल कर सकता। अगला सवाल 14 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 परिभाषित करती है आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियों के बारे में। अंतिम सवाल 50 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 निर्दिष्ट करती है, तो इसका सही उत्तर होगा तलाशी।